Atherosclerosis. Atherosclerosis means hardening of the vessel wall. It is basically intimal based lesion. Intimal based lesion को हम एथीरोमा कहते हैं, which is composed of fats, cholesterol, smooth muscles and extracellular matrix in arterial wall. Basically, atherosclerosis inflammatory और healing response to endothelial injury. कोलेस्ट्रॉल की वजह से एंडोथीलियम की इंजरी होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंडोथीलियम के अंदर कलेक्ट होते हैं और वो मज़ीद एंडोथीलियम की इंजरी कॉज करते हैं. एंडोथीलियम की इंजरी के रिस्पॉन्स में एंडोथीलियम उसको हील करती है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इन्फ्लेमेशन का और हीलिंग का इन रिस्पॉन्स टू एंडोथीलियल इंजरी, इट इज़ कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस में होता है. अब वो रिस्क फैक्टर्स हम लोग उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. कुछ रिस्क फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं. इट मीन्स कि हम उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते. इन रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी या फैमिली हिस्ट्री, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. एज, इंक्रीजिंग एज के साथ वेसल की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, इसको भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. और जेंडर को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री मेनोपॉजल वीमेन में ईस्ट्रोजन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती. इट मीन ईस्ट्रोजन इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एथेरोस्क्लेरोसिस. पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में जब ईस्ट्रोजन कंसनट्रेशन कम होती है, उस वक्त एथेरोस्क्लेरोसिस रिस्क बढ़ जाता है. तो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स आर नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. कुछ रिस्क फैक्टर्स मॉडिफिएबल होते हैं. इट मीन्स कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं. जिस तरह से हाइपरलिपिडीमिया इट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन बॉडी इंक्रीजेस. कोलेस्ट्रॉल में स्पेसिफिकली एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एचडीएल, एलडीएल. स्पेसिफिकली अगर एलडीएल इंक्रीज होगा तो उस वक्त एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाएगा. एलडीएल क्या करता है, ये लिवर से कोलेस्ट्रॉल लेके पेरिफेरी की तरफ डिलीवर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेरिफेरी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट वेसल्स में इंक्रीज होता है और रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर जो है वो हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग और डायबिटीज़. ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं. हम इनको मॉडिफाई करके एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को कम कर सकते हैं. एडिशनल रिस्क फैक्टर्स 3rd कैटेगरी है, जिसमें इन्फ्लेमेशन आता है. जब भी एंडोथीलियम की इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है. इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस की सब स्टेजेस के ऊपर इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है. इन्फ्लेमेशन को हम इसके डिफरेंट मार्कर्स से आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्कर सी रिएक्टिव प्रोटीन. एथेरोस्क्लेरोसिस में इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ होता है और ये इंटरल्यूकिन 6 सी रिएक्टिव प्रोटीन इंड्यूस करता है, ठीक है. एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली इट इज़ ए मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन. इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन इस प्रोसेस में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है. सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मली इसका लेवल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक में हाई होता है. क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय नेक्रोसिस. नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल इज़ हाई. स्मोकिंग सीजेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या स्टेटिन ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है. सो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल भी कम हो जाता है. अदर रिस्क फैक्टर्स में होमोसिस्टीनीमिया. होमोसिस्टीन एंडोथीलियम की इंजरी कॉज करती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम और लाइपोप्रोटीन ए. लाइपोप्रोटीन ए भी एलडीएल के लेवल को रेज करती है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि एलडीएल लिवर से कोलेस्ट्रॉल लेके पेरिफेरल टिश्यूज़ को डिलीवर करती है, जिसकी वजह से पेरिफेरी में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ता है और वो वास्कुलर इंजरी कॉज करके एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को बढ़ाता है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड हीलिंग रिस्पॉन्स, ठीक है. तो बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस इट इज़ रिस्पॉन्स टू इंजरी. इस फिगर में ये नॉर्मल एंडोथीलियम दिखाई हुई है विच इज़ इंटैक्ट. ये टाइट जंक्शंस के थ्रू एंडोथीलियल सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं.
जब भी क्रॉनिक एंडोथेलियल इंजरी होती है, एंडोथेलियम की इंजरी हाइपरलिपिडेमिया की वजह से हो सकती है, हाइपरटेंशन की वजह से, स्मोकिंग एंड होमोसिस्टीन, हाइपरटेंशन, डिफरेंट रीजंस होती हैं एंडोथेलियल इंजरी की, विच आर रिस्क फैक्टर्स। इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से जब भी एंडोथेलियम की इंजरी होगी तो रेड में एंडोथेलियल इंजर्ड सेल्स शो करवाए हुए हैं। एंडोथेलियल इंजरी की वजह से एंडोथेलियम डिसफंक्शनिंग होगी। एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग बेसिकली उसमें 3 फीचर्स होते हैं। एक तो परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इट मीन्स के एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली, नॉर्मल एंडोथेलियल या इंजर्ड एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एडहेसिव मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं। उन एडहेसिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर ल्यूकोसाइट्स, WBCs और मोनोसाइट्स अटैच होके उनकी डायपोडिसिस होती है और वो वेसल के इंटिमा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज़ ल्यूकोसाइट अडहेजन एंड मोनोसाइट अडहेजन एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। इसके अलावा दिस इज़ इंटिमा ऑफ द वेसल विच इज़ इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीडिया। मीडिया में स्मूथ मसल्स होते हैं और वो स्मूथ मसल्स भी, इनकी भी रिक्रूटमेंट होती है टुवर्ड्स इंटिमा। मैंने आपको पहले बताया कि एथ्रोसेक्लेरोसिस इज इंटिमल बेस्ड लियन, तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स इन मीडिया से और मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स वेसल वॉल्स से आएंगे इंटिमा में और ये मिलके एथ्रोसेक्लेरोसिस कॉज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑक्सीडेशन ऑफ LDL। ये मैक्रोफेजेस जब इंटिमा के अंदर आएंगे और सेकेंडली ल्यूकोसाइट्स इंटिमा में आएंगे, ये फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे। ल्यूकोसाइट्स फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे और ये फ्री रेडिकल्स LDL को ऑक्सीडाइज करवाएगा। दिस इज़ ऑक्सीडाइज्ड LDL। ऑक्सीडाइज्ड LDL मैक्रोफेजेस में ल्यूकोसाइट्स और स्मूथ मसल्स जिनकी रिक्रूटमेंट मीडिया की तरफ से हुई थी उनमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ऐसे मैक्रोफेजेस जिनके अंदर ऑक्सीडाइज्ड LDL प्रेजेंट होता है, दीज मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड फॉर्म सेल्स। फॉर्म सेल्स बनने के बाद एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और इसको हम लोग एथिरोमा कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म सेल्स, दीज ऑल आर द फॉर्म सेल्स। फॉर्म सेल्स में बेसिकली स्मूथ मसल्स और मैक्रोफेजेस जिनके अंदर ऑक्सीडाइज्ड LDL प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कलेक्टिवली इस सारे को जिनके अंदर फॉर्म सेल्स कलेक्टेड हैं, इसको हम लोग एथिरोमा कहते हैं, ठीक है। एथिरोमा इज़ कम्पोज्ड ऑफ इनर कोर ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म सेल्स एंड सराउंडेड बाय फाइब्रियस कैप। यहाँ पे एथिरोमा अभी डेवलप हो रहा है जिसके अंदर सेंटर में कोलेस्ट्रॉल, फॉर्म सेल्स, LDL, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है एंड देन लेट इट विल बी कवर्ड बाय फाइब्रियस कैप। दिस इज़ एथिरोमा। एथिरोमा बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा कि वॉन विलीब्रेंट फैक्टर एक्सपोज होगा। वॉन विलीब्रेंट फैक्टर की वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे और तो थ्रोम्बस बनेगा, ठीक है। ये थ्रोम्बस रेड में शो करवाया हुआ है एंड लेटर स्टेज में थ्रोम्बस विल गेट एम्बोलाइज और डिफरेंट ऑर्गन्स कोरोनरी वेसल्स में या डिफरेंट दूसरी वेसल्स के अंदर एम्बोलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एथिरोमा बनने के बाद थ्रोम्बस बनेगा बिकॉज platelets get activated, thrombus बनने के बाद it can get embolized. This is summary of atherosclerosis. First of all, एंडोथेलियम की इंजरी होती है बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर्स। जड एंडोथेलियल सेल्स की परमिबिलिटी इंक्रीज होती है, एडहेसिव मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं जिसकी वजह से मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स की डायपोडिसिस होती है। सेकेंडली, स्मूथ मसल्स जो मीडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट होती है। मैक्रोफेजेस फ्री रेडिकल्स जनरेट करेंगे जो LDL को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। ऑक्सीडाइज्ड LDL इन मैक्रोफेजेस के अंदर और स्मूथ मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और जब ऑक्सीडाइज्ड LDL इन मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इनको हम लोग फॉर्मी सेल्स कहेंगे। फॉर्मी सेल्स एक जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे और एथिरोमा बनाएंगे एंड दिस प्रोसेस एक्सपोज वॉन विलीब्रेंट फैक्टर जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर थ्रोम्बस बनाएंगे और लेटर स्टेज में थ्रोम्बस कैन गेट एम्बोलाइज। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ एथ्रोसेक्लेरोसिस? एथ्रोसेक्लेरोसिस प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेजेस से पास होता है। फर्स्ट, फैटी स्ट्रीक्स बनती हैं।
फैटी स्ट्रीक्स बेसिकली फॉर्मी मैक्रोफेजेस कलेक्ट हो जाते हैं वेसल वॉल के अंदर, और ये इतनी माइन्यूट एलिवेशंस होती हैं कि ये फ़्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती। उसके बाद अगर रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो और ये फॉर्मी मैक्रोफेजेस की कलेक्शन ज़्यादा होती जाए, इतनी ज़्यादा कि वो फ़्लो को माइल्ड ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, तो उसको हम लोग फाइब्रोफैटी प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाए और उसके साथ इंटिमा की थिकनिंग भी स्टार्ट हो जाए, और ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इंटिमल थिकनिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फॉर्मी मैक्रोफेजेस, कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। ठीक है, तो 3 स्टेप्स थे, फर्स्ट फैटी स्ट्रीक्स, देन फाइब्रोफैटी प्लेक्स एंड देन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स। फैटी स्ट्रीक्स ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, फाइब्रोफैटी प्लेक्स माइल्डली ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड प्लेक जिनके अंदर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक आता है, लेटर दिस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इट फॉर्म्स थ्रोम्बस दैट कैन गेट एम्बोलाइज, इसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। फाइब्रोफैटी प्लेक्स और फैटी स्ट्रीक्स इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती बिकॉज ब्लड पास करता रहता है वेसल में से, बट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड केस जिसमें ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट उस ऑर्गन में जिसको वो ब्लड सप्लाई कर रही थी, उस ऑर्गन का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, फाइब्रस कैप, नेक्रोटिक डेब्रिस एंड शोल्डर। ठीक है, फाइब्रस कैप, ये आउटर स्ट्रक्चर सारा फाइब्रस कैप का है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दिस इज़ एंडोथीलियम इंटिमा, इंटिमा के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर एंडोथीलियम विच रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज़ इंटरनल इलास्टिक लेमिना। बट इन एथेरोस्क्लेरोसिस ये पूरा का पूरा इंटिमा है, जिसमें सबसे आउटर वन इज़ फाइब्रस कैप। फाइब्रस कैप 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है, स्मूथ मसल्स रेड में, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और कोलेजन। ठीक है, तो सबसे आउटर साइड पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक के सबसे आउटर साइड पे फाइब्रस कैप, इनर वन नेक्रोटिक डेब्रिस प्रेजेंट होगा। नेक्रोटिक डेब्रिस में स्मूथ मसल्स हैं, रेड वन स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, फॉर्म सेल्स, लिम्फोसाइट्स, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स और इसके अलावा कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, फाइब्रस कैप, नेक्रोटिक डेब्रिस एंड थर्ड वन इज शोल्डर। बेसिकली एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इस शेप में होता है, तो ये जो एक डेप्थ बनती है वेसल से, वो उसको हम लोग शोल्डर कहते हैं। कॉमनली इन्वॉल्व साइट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में कैरोटिड आर्टरीज सबसे ज़्यादा, इनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कोरोनरी आर्टरीज में होता है, एब्डोमिनल एओर्टा में और इलियोफेमरल आर्टरीज के अंदर सबसे ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, जब भी इन आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस स्पेसिफिक ऑर्गन का नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैरोटिड आर्टरीज में होगा तो उसकी वजह से स्ट्रोक होगा, कोरोनरी आर्टरीज में अगर होगा तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और इसी तरह से एब्डोमिनल एओर्टा और इलियोफेमरल आर्टरीज की वजह से गैंग्रीन ऑफ द लेग्स, और एब्डोमिनल एओर्टा की वजह से जीआईटी की सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये नॉर्मल हार्ट को कोरोनरी वेसल सप्लाई करती हैं। ठीक है, कोरोनरी वेसल्स में जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, दिस इज़ नॉर्मल कोरोनरी वेसल, और जब भी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो ब्लड फ्लो विल गेट ऑब्स्ट्रक्ट। ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नेक्रोसिस होगा। ये नॉर्मल कार्डिक मसल्स हैं जिनको नॉर्मल वेसल सप्लाई करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बोथ। लेकिन जब भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनता है उसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जिसकी वजह से कार्डिक मसल्स का इस्कीमिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन कौन सी सिम्टम्स आएंगी हार्ट में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा, एंजाइना होगा और फेंट फीलिंग होगी, मीन वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोरोनरी वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन होगा। पेरिफेरल वेसल्स जब इन्वॉल्व होंगी जिसमें इलियोफेमरल वेसल्स हैं, तो उसकी वजह से पेरिफेरल वेसल्स में हमारे पास स्पेसिफिकली जो लेग्स को सप्लाई करती हैं
अगर लेग को सप्लाई करने वाली वेसल के एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो उसकी वजह से डिस्टल पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं जा सकेगा, सो गैंग्रीन ऑफ लेग होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर सेरिब्रल वेसल्स इन्वॉल्व होंगी तो उसकी वजह से स्ट्रोक होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनता है। एक्यूट प्लेक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। प्लेक में चेंजेस कौन कौन सी आती हैं? प्लेक रप्चर हो सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, या हेमरेज हो सकता है। ज़्यादातर हेमरेज वो प्लेक्स होते हैं जिनके ऊपर फाइब्रस कैप बहुत थिन होती है। ठीक है। और अगर फाइब्रस कैप थिक है तो वो प्लेक्स स्टेबल होते हैं। इट मीन्स कि वो इजीली रप्चर नहीं हो सकते, उनका इजीली हेमरेज नहीं हो सकता। तो प्लेक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वल्नरेबल प्लेक और दूसरे होते हैं स्टेबल प्लेक्स। वल्नरेबल प्लेक्स ऐसे प्लेक्स जिनकी फाइब्रस कैप बहुत थिन होती है। ठीक है। इसकी वजह से फाइब्रस कैप इजीली रप्चर करके हेमरेज कॉज कर सकती है, अल्सरेशन कॉज हो सकती हैं। लेकिन अगर यही फाइब्रस कैप थिक होगी तो उसकी वजह से प्लेक इजीली रप्चर नहीं कर सकेगा, सो इट इज़ ए स्टेबल प्लेक। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस होगी। जैसे जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बढ़ता जाएगा उसकी वजह से वेसल का ल्यूमेन नैरो होता जाएगा। इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक स्टेनोसिस। एथ्रोएम्बोलिज्म हो सकेगा। यहाँ पे वेसल के जिस जगह पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बना है उस जगह पे थ्रोम्बोसिस होगी। थ्रोम्बोसिस सम टाइम इट गेट एम्बोलाइज, उसकी वजह से एथ्रोएम्बोलिज्म होगा, या सम टाइम एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होगी। एन्यूरिज्म इसलिए बनता है क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वेसल की वॉल वीक हो जाती है, और जब भी वेसल की वॉल वीक होगी और यहाँ पे प्रेशर बड़ा होगा उसकी वजह से वेसल का ल्यूमेन इट गेट प्रोट्यूड, और उसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि एन्यूरिज्म बना है। तो इन शॉर्ट एथेरोस्क्लेरोसिस इज इंटिमल बेस्ड लीजन जिसमें इंटिमा थिक हो जाता है। इंटिमा थिक दो रीजंस की वजह से होता है, या तो वहाँ पे फॉर्मी मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। और सेकेंडली फॉर्मी मैक्रोफेजेस के साथ वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, LDL, ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है। बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस में एथीरोमा बनता है। ठीक है। एथीरोमा के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एथीरोमा में सबसे इनर साइड पे नेक्रोटिक डेब्रिस होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, मैक्रोफेजेस, फॉर्म सेल्स, देन इट इज़ सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप। फाइब्रस कैप में क्या चीज़ होती है? फाइब्रस कैप में स्मूथ मसल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फॉर्म सेल्स होते हैं, और देन शोल्डर। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। रिस्क फैक्टर्स में कुछ मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से एंडोथेलियम की इंजरी होती है। एंडोथेलियल इंजरी की वजह से एंडोथेलियल विल गेट डिसफंक्शनिंग, जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान गैप इंक्रीज होगा। एडहेसिव मॉलिक्यूल्स अपीयर होंगे जिसकी वजह से डायपोडिसिस होगा। देन LDL विल गेट ऑक्सीडाइज होने के बाद ये LDL मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और इन मैक्रोफेजेस और स्मूथ मसल्स को हम क्या कहते हैं? फॉर्म सेल्स। ये फॉर्म सेल्स एक जगह पे कलेक्ट होके एथीरोमा बनाते हैं। ठीक है। ये एथीरोमा ज़्यादातर कोरोनरी वेसल्स में, कैरोटिड वेसल्स में, या इलियोफेमरल वेसल्स के अंदर बनता है। अगर ये कोरोनरी वेसल्स के अंदर बनेगा तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। अगर ये सेरिब्रल वेसल के अंदर बनेगा तो उसकी वजह से स्ट्रोक होगा। और अगर ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक अगर ये इलियोफेमरल वेसल्स के अंदर बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? गैंग्रीन ऑफ लेग। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनने की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले फैटी स्ट्रिक्स बनती हैं। ये इतनी स्मॉल एथेरोस्क्लेरोटिक थिकनिंग होती है कि यहाँ ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। सम टाइम ये एनलार्ज होती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, तो उसको हम लोग फाइब्रोफैटी प्लेक कहते हैं। और मैक्रोफेजेस की एक्यूमुलेशन के साथ इंटिमा की थिकनिंग भी होती है। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कहते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप हो सकती हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक रप्चर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, और अल्सरेशन हो सकती है।